नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड का खंड ख में रीतिकाल का नामकरण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न भी आएगा 8 नंबर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीतिकाल के नामकरण की समस्या पर अपने विचार व्यक्त करें या नामकरण पर प्रकाश डालें, या रीतिकाल का कौन सा नाम उचित लगता है, क्यों, और रीतिकाल से क्या तात्पर्य, रीतिकाल क्यों कहा गया है। ये सब क्वेश्चन रीतिकाल से संबंधित हैं। रीतिकाल का नामकरण, जिस प्रकार हम किसी बच्चे का नाम रखने के लिए सभी परिवार के सदस्य उसका अलग अलग नाम रख देते हैं, उसी प्रकार साहित्य में भी सभी अलग अलग लेखक और साहित्यकार उसका नाम अलग अलग रख देते हैं। यही समस्या आती है, इसीलिए नामकरण की समस्या पैदा होती है। अब इसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। नामकरण की समस्या। रीतिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार करने से पहले हम इस बात पर विचार करना होगा कि नामकरण की समस्या क्या है। जिस प्रकार किसी घर में बच्चा पैदा होने पर परिवार के विभिन्न सदस्य उस बच्चे का नामकरण अपने मतानुसार कर देते हैं। यानी किसी घर में बच्चा होता था, कोई उसको कालू कहता है, कोई धोड़ू कहता है, कोई पप्पू कहता है, तो अलग अलग नाम रख देते हैं, सब अपनी अपनी चॉइस से। कोई नितिन, रिकू, पता नहीं क्या क्या रख देते हैं। तो उसी प्रकार हमारे साहित्य में भी इसी प्रकार नामकरण की समस्या है। उस बच्चे के लिए एक स्थायी नाम की समस्या उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जब विभिन्न साहित्यकार किसी अध्ययन या काल का नाम अपने मतानुसार करने लगते हैं, तब वहां भी उस अध्याय या विषय के नाम के बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत होते हैं। जिस प्रकार हमारी पांचों उंगली एक समान नहीं होती, उसी प्रकार साहित्यकार के मन बुद्धि भी एक समान नहीं होते, सबके अलग अलग तर्क संगत होते हैं। यानी विभिन्न मत होना ही तत्संबंधित नामकरण की समस्या कहलाती है, नामकरण की समस्या कहलाती है। रीतिकाल के नामकरण। रीतिकाल का नामकरण सामान्यतः मैंने पहले बताया कि रीतिकाल की समय सीमा कब है, 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत है। ये विक्रम संवत जो ईस्वी है वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी के बीच के काल को रीतिकाल कहा गया है। तक के हिंदी साहित्य के इतिहास को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण की भांति विभिन्न आचार्यों और विद्वानों ने इस काल को भी अन्य विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जिस प्रकार आदिकाल को क्या क्या कहा था, वीर गाथा काल और बीज वपन काल, अलग अलग साहित्यकारों ने उसका अलग अलग नामकरण किया था। मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल कहा था, आदिकाल को। तो इसी प्रकार रीतिकाल के भी यही समस्या पैदा होगी, अलग अलग नामों से पुकारते हैं विद्वान, विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जिसकी वजह से इसका नामकरण भी हमारे लिए क्या है, समस्या बन गया है। सामान्यतः किसी भी काल का नामकरण या तो उसकी काल विशेष में पाई जाने वाली मुख्य साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर होना चाहिए। मुख्य साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता है, या किसी विशिष्ट व्यक्ति के कर्तृत्व के आधार पर, जैसे भारतेंदु के नाम से है, द्विवेदी के नाम से है, तो दो आधारों पर किया जाता है इसका नाम। इस दृष्टि से वैसे तो लगभग सभी विद्वान इस काल का नामकरण इस काल की पाई जाने वाली प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया, परंतु उनकी दृष्टि में साहित्यिक प्रवृत्तियां भी भिन्न भिन्न हैं, इसीलिए इसके नामकरण में भिन्नता आई है। रीतिकाल के नामकरण से संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत अवलोकित हैं। अब सबसे पहला आता है हमारा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु कौन थे? 3 भाई थे ये, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। 3 भाइयों ने मिलकर ये रचना करते थे, इसीलिए इनको मिश्र कहते थे। श्याम, सुखदेव, गणेश तीनों ने मिलकर इस काल का नाम क्या रखा? अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल का, रीतिकाल की जगह इन्होंने अलंकृत नाम रख दिया। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ, इनका इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद।
में विवेच्य काल को अलंकृत काल की संज्ञा से अभिहित किया है। उनके अनुसार इस काल के कवियों का ध्यान कविता की साज सज्जा पर ध्यान था, यानी कि अलंकार निरूपण करना, उसमें अलंकारों का प्रयोग करना ही अधिक रहा है। कविता की सजावट के लिए उन्होंने अलंकारों को ही चुना है। अपने मत का समर्थन में वे केशव का एक दोहे का उद्धृत करते, एक उदाहरण देते हैं। केशव थे जो रीतिकाल के कवि। वे कहते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मी। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई भी स्त्री सुलक्षणी कोई भी कितनी सुंदर क्यों न हो, परंतु वो आभूषणों नहीं पहने हैं किसी भी औरत ने, तो वह सुंदर नहीं दिखती। उसी प्रकार भूषण के बिना सुंदर नहीं दिखती। उसी प्रकार कविता भी बिना अलंकारों के सौंदर्य नहीं आता। कविता में भी अलंकारों के बिना सुंदरता नहीं आती। इस उदाहरण के आधार पर उन्होंने इसका अलंकृत काल रखा है। इस काल का नामकरण निर्दोष और युक्ति संगत नहीं है, यानी कि एक अलंकार के प्रयोग से ही इसका नाम अलंकृत काल नहीं किया जा सकता, परंतु और भी बातें हैं, जैसे रस छंद अलंकार सभी चीजें देखी जाती हैं। श्रृंगार वियोग संयोग सब कुछ देखा जाता है। इसका कारण यह है कि अलंकृत काल कहने से इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति बोध नहीं होता है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक प्राय प्रत्येक काल के कविताओं में क्या है, अलंकारों से सुसज्जित दिखाई देखी है। सभी ने अलंकारों का प्रयोग किया है। इस आधार पर प्रत्येक काल अलंकृत काल कहने का अधिकारी नहीं हो सकता। इस आधार पर क्या है, अलंकृत नहीं हो सकता। और आगे कह रहा है, इसके अतिरिक्त इस काल को केवल अलंकारों का ही लक्षण उदाहरण सहित विवेचन हुआ है तो ऐसी बात भी नहीं है। यानी अलंकृत काल इस युग का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करता, इसमें पूरा प्रतिनिधित्व करता है, ये नहीं है। अगला है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। कौन है ये विद्वान? इन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत ग्रंथ लिखा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल के नाम से अभिहित किया है। इस काल को श्रृंगार काल के नाम से अभिहित किया है। उनके विचार में श्रृंगारिकता इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। प्रमुख विशेषता, प्रवृत्ति माने विशेषता रही है। इस काल में श्रृंगार काल कहना ही उचित है, ये बात उन्होंने कही है। परंतु और विद्वानों ने क्या कहा, मिश्र जी का यह नामकरण निर्दोष नहीं कहा जाता। इस युग के रीति ग्रंथों में श्रृंगार रस के समूचे अंगों का विवेचन नहीं किया गया। जो श्रृंगार के समूचे अंग कौन कौन से होते हैं, स्थायी भाव, आलंबन, विभाव, उद्दीपन, सभी का विवेचन नहीं किया, सिर्फ स्त्री के संयोग वियोग का वर्णन किया है। श्रृंगार रस के स्थायी भाव की गति और उसके आलंबन, विभाव और उद्दीपन उद्दीपन जैसे कि आपने भी फर्स्ट में पढ़ा है। आलंबन क्या होता है, विषय के बारे में। उद्दीपन हमारी भावनाओं को उत्तेजन करने वाला विभाव होता है। आदि का विशिष्ट निरूपण इस काल में नहीं हुआ था, इसीलिए इसको श्रृंगार काल नहीं कहा जाता। इस काल में श्रृंगार की प्रधानता है, स्त्री का श्रृंगार का वर्णन करने में, वह तो है सर्वविदित है ही, परंतु यह संतर्त न होकर सर्वत्र रीति आश्रित है। यानी कि आश्रमों दरबारों में रहकर उनकी वर्णन करते थे। फिर भी भूषण और गोविंद जैसे ने वीर रस रीतिबद्ध कवियों ने इस काल में हुए हैं। श्रृंगार काल नामकरण भी इस काल का लक्षण ग्रंथ का पूरा प्रतिनिधि करने की अक्षमता नहीं रखता है। अगला है रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने क्या कहा है, कलाकाल। एक रामकुमार वर्मा है, उन्होंने भी इसे कलाकाल कहा। कलाकाल क्या होता है, भाषा शैली। काव्य में कला पक्ष का उत्कर्ष जितना इस काल में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। उत्कर्ष माने भाषा शैली, रस छंद अलंकारों का
परंतु केवल कला पक्ष की प्रधानता को देखकर इसे कला पक्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य में क्या होता है, भाव पक्ष, यानी कवि कविता के द्वारा कुछ संदेश भी देना चाह रहा है। उसके क्या भाव थे, विरह के थे, करुण के थे, प्यार के थे, कैसे थे, वे भाव होते हैं, उनके माध्यम से संदेश देता है। और कला पक्ष में क्या आती है, भाषा शैली, शब्द, अलंकार, छंद, ये आते हैं। इस प्रकार संयुक्त होते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ कहना चाह रहा है कि केवल कला पक्ष की प्रधानता को देखकर उसे कला पक्ष नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष इस प्रकार संयुक्त होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कला पक्ष की प्रधानता होते हुए भी इस काल के काव्य में हृदय की सहज अनुभूति की व्यंजना का अभाव नहीं है। यानी अनुभूति क्या होती है, जो कविता में संदेश, भाव होते हैं, उनको अनुभूति कहते हैं, वे हृदय से निकलते हैं, उनका अभाव नहीं है। कला पक्ष, कला काल नाम भी एकांगी होने के कारण, यानी कि कला काल कहने से एकला हो जाएगा, क्योंकि भाव पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा, तो तत्कालीन साहित्य की व्यापकता प्रवृत्तियों का बोध कराने में असमर्थ सिद्ध होता है, इसीलिए इसको कलाकाल भी नहीं कहा जा सकता। और अगला है रीतिकाल। रीतिकाल किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन सभी नामकरणों में दर्शाई गई प्रवृत्ति में संपूर्णता के अभाव को देखकर रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण क्या रखा, रीतिकाल। शुक्ल के इस युग में रीतिकाल की प्रचुरता देखकर इसका नाम रीतिकाल कहा गया है। इसके इस नामकरण का आधार रचनापत्ति है, यानी रीति का क्या अर्थ है, रचनापत्ति। रीति शब्द का सामान्य अर्थ है पद्धति, शैली या प्रणाली। यानी सभी कवि क्या थे कि प्रणाली एक ही तरह के लिखने लगे थे। हिंदी में यह थोड़ा व्यापक है, इसका अर्थ केवल विशिष्ट पद रचना ही नहीं, वरना पद्धति या निर्देश शास्त्र भी है। यानी कि सभी कवि एक ही, जैसे एक आदमी चलने पड़ता है तो उसके साथ पीछे पीछे सभी चलते हैं, एक पत्ती होती है, उसी प्रकार इन लोगों ने भी एक रीत बना ली, एक पद्धति बना ली चलने की, इसी प्रकार की कविता लिखने की। इसीलिए शुक्ल ने इसे रीति काव्य कहा है। रीति, शुक्ल ने रीति शब्द का प्रयोग इसी व्यापक अर्थ में किया है। इसका रीति शब्द काव्यांगों के विवेचन से संबंध रखने वाला सलक्षण और अलक्षण दोनों प्रकार के काव्य का परिचायक है। सलक्षण क्या होता है, उनके मत में काव्यांगों, काव्यांग क्या होते हैं, जो संस्कृत के ग्रंथ हैं, जैसे भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, उसमें रसों का वर्णन किया है, तो उनके जो लक्षण होते हैं, उनमें जो अलंकार रस लिए गए हैं, उन्हीं से उनके लक्षणों को इनमें उदाहरण दिए गए हैं। काव्यांगों के लक्षणों के साथ उनके आधार पर लिखा काव्य ही हिंदी का रीति काव्य कहलाता है। इस प्रकार के सलक्षण, सलक्षण माने लक्षण युक्त ग्रंथ, और अलक्षण माने लक्ष्य, यानी लक्षण ग्रंथों, यानी उनके उदाहरणों को लेकर के अपने जो उन कविता लिखनी थी, उस लक्ष्य को पूरा करना था ग्रंथ लिखने का, उसमें रचना प्रमुख थी। यानी सलक्षण, लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथों की रचना प्रमुख रूप से ही इस युग में होती रही है, इसीलिए उन्होंने इस काल का नामकरण रीतिकाल कहा है। उपयुक्त सभी नामकरणों की विवेचना के उपरांत यही कहा जा सकता है कि सभी रीतिकालीन कवियों ने रीति परंपरा का पूर्ण निर्वाह किया, यानी रीतियां का पूरा निर्वाह किया, रस का, अलंकार का, श्रृंगार का, छंदों का प्रयोग किया है। इसीलिए इसे अलंकृत काल, श्रृंगार काल, कलाकाल इस युग की आंतरिक प्रवृत्ति का ही ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं करते। अतः विवेचक के आधार पर इस काल को क्या कहा जाएगा, रीति काल ही कहलाएगा। रीति काल कहना ही अधिक संगत प्रतीत होता है, क्योंकि रस, अलंकार आदि की रीति में ही बंद कर आए थे सभी कवि। क्या है, रस, अलंकार, ये सब छंद सभी एक रीति में बन जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाता है, रीति काल कहा जाता है। ये नामकरण था, ये आपने याद करना है। ये 4 कवि थे जिन्होंने अपने अलग अलग नामकरण किया है, इसीलिए मैं आशा करता हूँ आप सभी छात्राओं को जो है समझ में आएगा। 8 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद।